गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के इस भाग में मैं कक्षा 6 से 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लेकर उपस्थित हूँ। पिछले भाग में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आपको बताया था। आज के इस क्लास में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझाने जा रहा हूँ। कृपया सभी स्टूडेंट्स इस क्लास में ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। देखिए, आज का बिंदु अपना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, टेंस में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होता। प्रत्येक टेंस के रूल्स, उसके स्ट्रक्चर्स, उसके एग्जाम्पल्स, जो ट्रांसलेशन हम करते हैं वो सब सेम होते हैं। उसके रूल्स केवल जिस प्रकार से टेंस बदलता है उस टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदल जाती है। बाकी ट्रांसलेशन के रूल्स स्ट्रक्चर वही सेम होते हैं। इसलिए हम किसी भी एक टेंस को बहुत अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो आगे के टेंस को समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए आपको मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया। अब आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले टेंस को पहचानने के लिए हमको क्या चाहिए? वाक्य के अंत में आने वाले शब्द। तो देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सब पहचान हम देखेंगे। इसकी पहचान होती है ता, इसमें ता है, ती है, ते हैं। ये पहचान कौन से टेंस में होती बताइए? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी हिंदी वाक्यों के अंदर ता है, ती है, ते हैं आते हैं। अब कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? इसकी पहचान क्या है? बदल जाएगी। अब यहां पर क्या होगा? रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं। पहले ता है, ती है, ते है, ता हूं था। अब ये पहचान बदल कर क्या होगी हमारी? रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। मेन वर्ब B1 प्लस ING और इसका पैसिव फॉर्म लिखेंगे इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3। ये इसकी पैसिव फॉर्म है, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3। यानी कि हमारे समझ में क्या रहे कि क्रिया में जो ING जुड़ता है B1 प्लस ING, यह ING जो मेन वर्ब में जुड़ रहा है वो मेन वर्ब से हटकर बी में जुड़ जाता है और बी में ING जुड़ने से क्या होगा? बीइंग और B3। हम जानते हैं पैसिव जब बनाते हैं पैसिव फॉर्म में मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म काम आती है। तो देखिए, अब हम देखेंगे इज, एम, आर पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, मेन वर्ब B1 प्लस ING और पैसिव फॉर्म इसका इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस V3। समझ में आ गया होगा? इसे हमको याद करना है। अब हेल्पिंग वर्ब का यूज किस प्रकार से करेंगे? इज का प्रयोग कब होता है? आर का प्रयोग कब होता है? आर, एम का प्रयोग कब होता है? स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज जो किया जाता है वो वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। किस अनुसार करते हैं बताइए? वाक्य के सब्जेक्ट के अनुसार। तो वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा उसके आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से यूज करेंगे। तो देखिए, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर यानी एक वचन, तो हम इज का यूज करेंगे।
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करेंगे, लेकिन आई जो है वो यहां पर अलग है, न सिंगुलर के साथ है न प्लूरल के साथ। आई के साथ हम यहां पर एम का यूज करेंगे। तो आपको ये याद करना है। एग्जाम्पल देखिए किस प्रकार से बनाते हैं। रहा है, रही है, रहे, रहा हूं। जैसे वह प्रातःकाल, वह प्रातःकाल खिलौने, वह प्रातःकाल खिलौने से खेल रहा है, वह प्रातःकाल खिलौने से खेल रहा है। अब हम ट्रांसलेशन करेंगे। मैंने बताया था कि जब हम किसी भी हिंदी सेंटेंस, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं तो उसके लिए सामान्य स्ट्रक्चर होता है, जनरल। वो आपको याद करना है। वो है हमारा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये किसी टेंस विशेष का नहीं है, ये केवल हमारा सामान्य स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के आधार पर हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब यूज करेंगे। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, वह के लिए अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही। अब ही के साथ इजेमार में से क्या यूज करेंगे आप बता देंगे हम, क्योंकि ही सिंगुलर में आता है इसलिए सिंगुलर शब्द किसका यूज करेंगे, इज। तो यहां पर इज हो गया। मेन वर्ब खेल रहा है, खेलना की अंग्रेजी क्या होती है बताइए, प्ले। क्या होती है अंग्रेजी, प्ले। तो प्ले लिख दिया। अब प्ले में क्या जोड़ दिया हमने, आईएनजी। ही इज प्लेइंग, किससे खेल रहा है, खिलौनों से। तो यहां पर प्लेइंग विद डॉल्स, ये टॉयज भी लिख सकते हैं। टॉय यानी खिलौना होता है, तो टॉयज। डॉल जो शब्द था वो भी खिलौने में आता है, इसलिए हम डॉल भी लिख सकते हैं। और वैसे खिलौनों में क्या कहते हैं, टॉय। तो ही इज प्लेइंग विद टॉयज इन द मॉर्निंग, ये समय हो गया। तो ही इज प्लेइंग विद टॉयज इन द मॉर्निंग। इस प्रकार से हम यहां पर ट्रांसलेशन करते हैं। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस, टाइम। दूसरा एग्जांपल आपको फिर लिखता हूं। मोहन, मोहन आज गांव जा रहा है, मोहन आज गांव जा रहा है। क्या सेंटेंस बताइए, मोहन आज गांव जा रहा है। क्या हो जाएगा, मोहन क्या है, सिंगुलर, इसलिए यहां पर भी सहायक क्रिया क्या लगाए, इज। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, मोहन, मोहन के साथ हमने इज। मेन वर्ब जा रहा है, जाना देंगे गो, और गो में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। मोहन इज गोइंग टू गांव, विलेज, टुडे। मोहन इज गोइंग टू विलेज टुडे। ये इस स्ट्रक्चर के आधार पर बने हैं। और भी हम अनेक सेंटेंस बना सकते हैं, आप इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, क्योंकि आपको ये याद करने के लिए लिखना आवश्यक है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको लिखना है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर, ये हमने सामान्य स्ट्रक्चर लिखा था। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज करेंगे वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो बनता है, सेम जिस प्रकार से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया था वो को वही लिखना है, केवल एच बी और एम बी यानी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होगी। देखिए इसका स्ट्रक्चर,
जो आपके समझ में आ जाएगा। पहला सब्जेक्ट, फिर इज, एम आर, B1 ING, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का इज एम आर प्लस B1 ING। दूसरा स्ट्रक्चर हमारा बनेगा नेगेटिव का। तो नेगेटिव में क्या करते हैं, सेम वही रहेगा, केवल हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। तो लगाते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, फिर वही B1 ING, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। ये नेगेटिव का हो गया। तीसरे में क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक, उसमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं, तो इज एम आर पहले आएगा। लेकिन इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, जब स्ट्रक्चर बनाओ तो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होता है। देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर इज एम आर लगाना है, इज एम आर, सब्जेक्ट B1 ING, ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। क्वेश्चन वर्ड नेसेसरी है, इसका यूज वाक्य में हो या न हो, लेकिन स्ट्रक्चर में हमको क्वेश्चन वर्ड जरूर लिखना है। चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हम इज, एम आर, सब्जेक्ट और नॉट, ये कर्ता से पहले इज एम आर और कर्ता के बाद नॉट, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में होता है। फिर शेष वो कोई रहता है B1 ING, ऑब्जेक्ट, प्लेस और इसके बाद में हमारा टाइम। तो हम देखेंगे पहला स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चौथा स्ट्रक्चर। अब आप बताएंगे कि सेंटेंस में जब हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड का यूज हम कब करते हैं और केवल हेल्पिंग वर्ब से हम इस सेंटेंस को कब बनाते हैं। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य आपके दो प्रकार के होते हैं। एक वे होते हैं जो क्या से प्रारंभ होते हैं, और दूसरे वाक्य वो होते हैं जिनमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है। तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आता है तब तो हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे, और अगर हमारा सेंटेंस क्या से प्रारंभ होता है तो हेल्पिंग वर्ब से हमको बनाना है। जैसे क्या वह गाना गा रहा है, इस स्ट्रक्चर को आपने लिख लिया होगा, समझ ले अच्छी तरह और लिख ले या इसका स्क्रीनशॉट ले, क्योंकि अब मैं आपको एग्जाम्पल बताने जा रहा हूं, इसलिए आप इसको लिखिए या स्क्रीनशॉट ले। वाक्य लिख दिया, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या लिखा है, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, दे, दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। पढ़ना क्या होता है, रीड, क्रिया में आईएनजी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रीडिंग। दे आर रीडिंग ए बुक, दे आर रीडिंग ए बुक, वे पुस्तक पढ़ रहे हैं। हम ए बुक भी लिख सकते हैं और यहां पर बुक्स भी लिखा जा सकता है, क्योंकि दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति एक पुस्तक को पढ़ सकते हैं और एक से अधिक को भी पढ़ा जा सकता है। दूसरा, मैं कमरे में खाना पका रहा हूं, कमरे में खाना पका रहा हूं। क्या आ जाएगी इसके अंग्रेजी बताइए,
मे के अंग्रेजी आई के साथ हम एम का यूज करेंगे। आई एम पकाना की अंग्रेजी होती है कुक, तो आई एम कुकिंग, आई एम कुकिंग फूड। अब कहां पर पका रहा, प्लेस कमरे में, इन द रूम, तो आई एम कुकिंग फूड इन द रूम। इस प्रकार से सेंटेंस बन गया। प्रश्नवाचक है, देखिए, क्या वह कपड़े धो रही है। हमारा सेंटेंस है क्या वह कपड़े धो रही है। तो आप बताइए इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे या केवल हेल्पिंग वर्ब से हमारा काम चल रहा है। अभी मैंने आपको बताया था कि यदि ये प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में होता तो क्वेश्चन वर्ड यूज करते। अब ये बीच में नहीं है, इसलिए हम केवल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इज सब्जेक्ट या तो शी हो गई, स्त्रीलिंग है। इज शी धोना की वॉश, वॉशिंग क्लॉथ्स, इज शी वॉशिंग क्लॉथ्स। अब क्वेश्चन वर्ड का यूज किस प्रकार से करते हैं, जैसे तुम कहां रह रहे हो, तुम कहां रह रहे हो, ठीक है। अब ये कहां शब्द क्या है, हमारा प्रश्नवाचक क्वेश्चन वर्ड है और ये वाक्य के बीच में आ रहा है, इसलिए हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड को यूज करेंगे। कहां की अंग्रेजी क्या होती है बताइए, इसकी अंग्रेजी होती है वेयर। हेल्पिंग वर्ब आपको यू के साथ आर लगाना है, सब्जेक्ट यू हो गया, वेयर आर यू, आगे क्या है, रह रहे हो, रहना है लिव, तो लिविंग हो जाएगा, वेयर आर यू लिविंग। इस प्रकार से हम सेंटेंस को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। किसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर। ये हमारा स्ट्रक्चर है और ये हमारे सेंटेंस, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे हम इसका ध्यान रखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में क्या कहते हैं, इज मार्क के साथ हमको नोट लगाना। जैसे सीता बगीचे में, सीता बगीचे में फूल तोड़ रही है, सीता बगीचे में फूल तोड़ रही है। तो सीता बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही है, कर दो भाई, एक से नेगेटिव बनाएंगे ना तो उसको क्या कर देंगे, सीता बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही। क्या सेंटेंस हो गया अपना, सीता बगीचे में फूल नहीं तोड़ रही है। ये हमारा सेंटेंस हो गया नेगेटिव। और नेगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब से क्या साथ क्या लगाते हैं, नॉट। तो सीता सब्जेक्ट है, सीता हेल्पिंग वर्ब इज, नेगेटिव में नॉट। सीता इज नॉट तोड़ना की प्लक, सीता इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। तो नेगेटिव हो गया, सीता इज नॉट प्लकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर के आधार पर ट्रांसलेशन करते हैं। आशा करता हूं आपके ये टेंस कुछ हद तक, वैसे में हमारा कंप्लीटली समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ हद तक समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको इसके रूल्स, उसके कुछ एग्जांपल्स और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की दृष्टि से इस टेंस का यूज कब करते हैं ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जब हम अगली क्लास लेंगे तो ये चीज़ मैं आपके सामने क्लियर करूंगा। आप
सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज मैंने जितना आपको इस क्लास में पढ़ाया उसको आप लिखें, याद करें, तभी आपको फायदा मिल पाएगा। और नियमित मेरी क्लास ज्वाइन करें ताकि आपको निरंतर आने वाले बिंदु जो भी है उसका लाभ मिलेगा। तब अब अगले वीडियो तक आने में मैं आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।